मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण कैंप कार्यालय पर किया। मंत्री जी के द्वारा वृक्षारोपण एवं ध्वजारोहण कंपनी बाग में किया गया। राज्य मंत्री JPS राठौर ने पंचायत भवन परिसर में सूचना विभाग द्वारा आयोजित केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व उपलब्धियों हेतु प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारंभ। आयुक्त मुरादाबाद मंडल अजय कुमार सिंह ने कमिश्नरी में किया ध्वजारोहण। मुरादाबाद पंचायत भवन सभागार में कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट पर ध्वजारोहण किया। मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। मुरादाबाद नवाब मज्जू खान के मज़ार पर चादर चढ़ाते हुए मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह। भारत माता की जय। आगामी 25 वर्ष की अमृत शताब्दी एक नई कार्य योजना के साथ भी संसद का आह्वान कर रहा है। मैं सीडीओ साहब से ही आग्रह करूंगा, यह आनंद का पर्व है, उल्लास है, उत्साह है, उमंग है। माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे एक और अभिनंदन मेरा आग्रह पुष्प के माध्यम से आपका स्वागत। इसी क्रम में मेरा स्वागत और अभिनंदन आपसे ही आग्रह की इंद्र गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग जबरदस्त पानी निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये अवसर है हमें यह देखने का कि हमें जो आज़ादी मिली उसमें जिन हमारे शहीदों का योगदान रहा है, उसमें नवाब मज्जू खां का नाम भी सम्मिलित है। इस जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में तमाम ज्ञात अज्ञात लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने अपने तरीके से योगदान किया। मैं सबसे पहले उन लोगों को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से लगभग 200 साल पराधीनता के बाद हम लोगों को आज़ादी नसीब हुई थी और बड़े मुश्किल से आज़ादी नसीब हुई थी। और आज़ादी के बाद से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। हम सभी जनपद वासियों से गुजारिश करेंगे, राष्ट्र से हमें बहुत कुछ मिला है, इसके प्रति जो हमारे दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाका अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पाक परवरदिगार आलम तेरी रहमत से तुझे कौसर की तिलावत की मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। आमीन। इसका इज़हार सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताजदार मदीना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। तमाम अम्बिया की जनाब में हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, तो देश के कोई ऐसा भूभाग नहीं होना चाहिए जहां हमारा तिरंगा आन बान शान से साथ न लहराए। और जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी नहीं फहराया जाता था, उस लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ लहरा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और मुझको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का निर्णय उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबोध के प्रति जागरूक होकर यहाँ कलेक्ट्रेट परिवार के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, कलेक्ट्रेट परिषद में जो अन्य कार्यालय हैं, जनपद में जो अन्य कार्यालय हैं, उसके सभी सम्मानित अधिकारी और कर्मचारीगण जो हैं उपस्थित हैं, मेरे मीडिया के भी साथियों जिनका निरंतर सहयोग हमें मिलता रहता है, आप सभी लोगों को आज के इस दिवस पर पुनः विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए कि निरंतर आप जनपद के प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, और बधाई इसलिए कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। मैं इस अवसर पर अपने उन अमर शहीदों को भी याद करना चाहूँगा जिनके त्याग और तपस्या के बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई। उनको भी नमन करना चाहूँगा जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनको भी याद नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी। इन सब को मिला करके आज हम जिस पायदान पर खड़े हैं, उन सब की अपनी अपनी तरीके से इस सिस्टम में योगदान रहा है, जिसके कारण आज हम उन्नति के उस पायदान पर खड़े हैं जहां हम फख्र कर सकते हैं। याद करिए कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, एक व्यवसायिक प्रयोजन से आई। उसके पहले भी यहाँ तमाम आक्रमणकारी आए, लेकिन उनमें से तमाम आए, एक बार लूटा और चले गए, या यहाँ की जमी पर रच बस गए। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान का साबका पड़ा ब्रिटिशर से, पुर्तगीज से, फ्रेंच से, जो यहाँ लगातार लूटने के लिए आए थे, लूट कर जाने के लिए नहीं आए थे। और 1757 के जो एक सिलसिला शुरू हुआ, 1947 तक अनवरत चलता रहा, और जिसका खामियाजा कहीं न कहीं आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। 1757 के पहले हिंदुस्तान में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो ग्रामीण उद्योग था, जो एम्प्लॉयमेंट था, वो काफ़ी हद तक स्थानीय स्तर पर डिपेंड होता था, और लोग एक दूसरे की मदद करते थे, और लोग एक दूसरे के लिए सहयोग करने को तत्पर रहते थे। ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी फौज थी, उन्हें मालूम था कि अगर इनको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो शायद हिंदुस्तान पर रूल करना उतना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से उसमें हमारे तमाम साथियों ने भी उनको सहयोग दिया। जब वो एक राज्य पर विजय करते थे तो हमारे कुछ लोग तालियां बजा करके उसकी पराजय का जश्न मनाया करते थे। और धीरे धीरे करके 1858 में जब ब्रिटिश ताज को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी वापस ले लिया जाए, तो सीधे के सीधे ये हम लोग उस समय के जो वहाँ के सम्राट रानी साहिबा थी, उनके कंट्रोल में हम लोग आ गए, और हिंदुस्तान पूरी तरह से गुलाम हो गया। और उस गुलामी से आज़ादी पाने में 90 वर्ष हमें लग गए। 1857 से लेकर के 1858 से लेकर 1947 में जाकर हम स्वतंत्र हो पाए। और हम सभी जानते हैं कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। गांधी जी ने एक रास्ता दिया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खटक बिना धार, साबरमती के संग उन्हें कर दिया कमाल। और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोनों विचारधाराएं साथ साथ चल रही थी, और शायद इन दोनों विचारधाराओं के कॉम्बिनेशन के चलते ही हमें आज़ादी मिली। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय देश की क्या स्थिति थी। 1900 से लेकर 1947 तक देश की विकास दर 0.07% थी। मतलब देश विकास ही नहीं कर रहा था 1900 से, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लग गया था कि अब यहाँ ज़्यादा दिन हमें नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने इस मार्केट का पूरी तरह उपयोग किया
लेकिन विकास के नाम पर जीरो रखा 1900 से लेकर 1947। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, अब कभी कल्पना करिए उस किराएदार के रूप में आपको सोचिए कि जिसको मालूम है कि मकान मालिक से मेरा पंगा है, उस मकान को मुझे फला तारीख को छोड़कर जाना है, तो स्विच बोर्ड और नल की टोटियां भी तोड़ करके जाता है, लेकिन नहीं जाता है, तोड़ के जाता है। क्यों? आपको दर्द है। वही हाल ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान का किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अब हमें जाना है, अब हम इनको ज्यादा दिन तक बरगला नहीं। तो जितनी टोटियां वायर सब थे उखाड़ कर साथ साथ ले गए। और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में उस समय हिंदुस्तान का योगदान मात्र 3% का था, 3% था। और आप में से कोई बताएगा साक्षरता क्या थी? 10% लोग जो शिक्षित थे उस समय, केवल 10% हिंदुस्तान में उस समय शिक्षित थे। और 90% हमारी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये फैक्चुअल फिगर है, 90% लोग यहाँ गरीबी की रेखा से नीचे थे। क्यों? अंग्रेजों को कभी सुध ही नहीं दी। विंस्टन चर्चिल जो लगभग 1940 से 45 के बीच के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अंतिम हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की कि एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ा जाए जो बिल्कुल नंग धड़ंग हो, जिसके पास अपना कुछ भी था। और उस समय हम लोग कई बार कहते हैं कि साहब पहले के लोग बड़ी लंबी उम्र जीते थे। अक्सर हम लोग ये डायलॉग मारते हैं। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हो कि 1947 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल होती थी। एक इंसान जो पैदा होता था औसतन 32 साल जीता था। और आज कितने साल जीता है? औसतन 70 साल। आप ये परिवर्तन देखिए, कहाँ 32 साल और कहाँ 1000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से लगभग 150 बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को काल कर दी थे। आज वो संख्या घटकर 20-21 पर। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमें क्या कहाँ आज़ादी कहाँ मिली, केवल राजनीतिक आज़ादी मिली। ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिशर्स ने जो बीज बो दिया था उससे उभरने में वक्त लगना ही था, एक नेचुरल टाइम लगना था और लगा।